बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम चाइना टुडे में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल अली। नाज़रीन, नए साल के लिए चीन ने अपने इक़्तिसादी अहदाफ मुकर्रर कर लिए। चीनी क़यादत और आवाम ने अहदाफ पूरे करने के लिए कमर कस ली है। कोरोना पाबंदियों में नरमी, ऑनलाइन मेडिकल सर्विस, चीनी साख्ता मुसाफिर जेट तैयारे, चीन की कपड़ों की सनत को मिलने वाले रिकॉर्ड गैर मुल्की ऑर्डर्स का जिक्र करेंगे। गवादर यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात का दौरा इस्लामाबाद, जिन्हें चीनी सिफारतखाने ने दावत दी थी। तिब्बत के मशहूर यॉक या गाय के हवाले से दिलचस्प रिपोर्ट भी प्रोग्राम का हिस्सा होगी। लेकिन हस्बे मामूल प्रोग्राम का आगाज करेंगे सेगमेंट चाइना दिस वीक से, जिसमें अहम खबरों का खुलासा आपके सामने रखा जाता है। चीन के रहनुमाओं ने अगले बरस के इक़्तिसादी अमूर के लिए तरजीहात के नफाज का फैसला कर दिया। सदर शी जिनपिंग के विजन के मुताबिक मुआशी इस्तेहकाम अव्वलीन तरजीह है। गैर मुल्की सरमायाकारी को मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम तेज किए जाएंगे। चीन के मुख्तलिफ हलकों के लोगों ने सालाना मरकजी इक़्तिसादी वर्क कॉन्फ्रेंस में तयशुदा अहदाफ के हुसूल के लिए बाहम मिलकर काम करने और एक ताकतवर इज्तिमाई क़ुव्वत तश्कील देने के अज़्म का इज़हार किया है। ये इजलास 22 और 23 दिसंबर को बीजिंग में मुनक्किद हुआ, जिसमें चीनी रहनुमाओं ने सन 2023 के दौरान इक़्तिसादी उमूर के लिए तरजीहात के नफाज का फैसला किया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मरकजी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, चीनी सदर और मरकजी फौजी कमीशन के चेयरमैन शी जिनपिंग ने कॉन्फ्रेंस में अहम तकरीर करते हुए सन 2022 के दौरान मुल्क के इक़्तिसादी उमूर का जायजा लिया, मौजूदा इक़्तिसादी सूरत हाल का तज्जिया पेश किया और आइंदा साल के लिए इक़्तिसादी उमूर के इंतजामात को उजागर किया। इजलास में मुआशी इस्तेहकाम को अव्वलीन तरजीह बनाने और आइंदा साल के लिए मुआशी इस्तेहकाम यकीनी बनाते हुए मुसलसल पेशरफ्त का मुतालबा किया गया। इस मौके पर मशरकी सूबा चेचियांग के थाईचो शहर में वाक़े कुआओयू प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के जनरल मैनेजर वांग यी ने कहा कि मरकजी इक़्तिसादी वर्क कॉन्फ्रेंस के मुताबिक पैमाने को मुस्तहकम करने और गैर मुल्की तिजारत के ढांचे को बेहतर बनाने, गैर मुल्की सरमायाकारी को इस्तेहकाम और तौसी देने और बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के हवाले से तरक्की के नए मुहर्रिकात को फ़रोग़ देने के लिए मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत है। चीन की मुतहर्रिक कोरोना पॉलिसी के बायस गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान लाखों कीमती जानों को बचाया गया। कोरोना पॉलिसी का अहम जुज़ आवाम की सेहत की हिफाजत था। चीन में मुक़ीम एक बरतानवी ब्लॉगर का कहना है कि वबाई पाबंदियों में नरमी ने इन जैसे लोगों के लिए मकामी सफ़र को बहुत आसान बना दिया है। चीन में मुक़ीम एक बरतानवी ब्लॉगर का कहना है कि चीन की मुतहर्रिक सिफर कोविड-19 पॉलिसी ने गुज़श्ता 3 साल के दौरान जानें बचाई हैं। इस वायरस के खिलाफ 3 साल की सख्त लेकिन गैर मामूली जद्दोजहद के बाद चीन ने 7 दिसंबर को कोविड-19 के रद्द-ए-अमल में रोकथाम और तदारुक के 10 नए इक़दाम शुरू किए। इन नए इक़दाम में अवाम की हिफाजत और सेहत को तरजीह दी गई है और उनकी ज़िंदगी, मईशत और समाजी तरक्की पर कोविड-19 के असरात को कम करने पर जोर दिया गया है। जेसन लाइटफुट एक बरतानवी ब्लॉगर हैं जो इस वक्त चीन के जनूब मगरबी सूबा हुईचाओ के शहर शिंगई में मुकीम हैं। उनका कहना है कि वबाई पाबंदियों में नरमी ने खास तौर पर उन जैसे अक्सर मुसाफिरों के लिए मकामी सफ़र को बहुत आसान बना दिया है। उन्होंने कहा कि अब चीन गुज़श्ता 3 साल के दौरान कामयाब मुतहर्रिक सिफर कोविड-19 पॉलिसी की बदौलत मामूलात ज़िंदगी बहाल करने की कोशिशें तेज कर रहा है, जिसने लाखों जानें बचाई हैं। लाइटफुट के मुताबिक चीन की सिफर कोविड-19 पॉलिसी इंतहाई कारआमद और मौसर साबित हुई, जिसने लाखों लोगों की जानें बचाई। पेकिंग यूनिवर्सिटी के 3rd अस्पताल ने ऑनलाइन मेडिकल सर्विस शुरू कर दी। इस इंटरनेट अस्पताल के जरिए रोजाना औसतन 2000 मरीजों का इलाज होगा, जबकि रोजाना अदविया के औसतन 600 पैकेज मरीजों के घर पहुंचाए जाएंगे। पीकिंग यूनिवर्सिटी का 3rd अस्पताल बीजिंग का एक जामे अस्पताल है, जिसने ज़रूरतमंद मरीजों के लिए बर वक्त और हमवार खिदमात यकीनी बनाने के लिए मुतादिद इक़दाम किए हैं, क्योंकि ये कोविड-19 के बढ़ते हुए इन्फेक्शन के दबाव को महसूस कर सकता है। अस्पताल के शोबा इमरजेंसी और OPD में अब भी मरीजों की तवील कतारें नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ हर शोबा मुनज़्ज़म अंदाज में चल रहा है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में रोजाना 600 से ज़ायद मरीज आते हैं, जिनमें ज़्यादातर मुअम्मर अफराद शामिल हैं। अस्पताल शदीद ज़रूरत के
حامل تمام مریضوں کا داخلہ اور علاج یقینی بنانے کی بھرپور کوشش میں مصروف ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے یہاں تیز رفتار چینل کھولے گئے ہیں جو صرف دوا لینے آتے ہیں یا ایسے ضعیف مریض جو شدید علامات کا شکار ہیں۔ اسپتال نے ایک آن لائن میڈیکل سروس پلیٹ فارم کا آغاز کیا ہے جس میں بخار کی تشخیص اور علاج کے لیے خصوصی زون قائم کیا گیا ہے جو مریضوں کی طبی علاج کی ضرورت کو مؤثر انداز میں پورا کرتا ہے۔ انٹرنیٹ اسپتال کے ذریعے روزانہ اوسطاً 2000 مریضوں کا علاج کیا جائے گا اور نسخے جاری کیے جائیں گے جن کے تحت روزانہ ادویہ کی اوسطاً 600 پیکج مریضوں کے گھر پہنچائے جائیں گے۔ چین بھر میں طبی سامان کی پیداوار اور فراہمی یقینی بنانے کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ بخار میں کمی لانے والی گولیوں اور اینٹی وائرل ادویہ کی بڑھتی مانگ پوری کرنے کے لیے ایک انٹرپرائز پوری طرح سے مصروف عمل ہے۔ چین بھر میں طبی سامان کی پیداوار اور فراہمی یقینی بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں۔ بخار میں کمی لانے والی اور اینٹی وائرل ادویہ کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے کے لیے چین کے مشرقی صوبہ چیانگسو کی انتظامیہ نے ضروری اشیاء کی فراہمی یقینی بنانے اور انسداد وبا کے لیے درکار اشیاء تیار کرنے والوں کے لیے نقل و حمل کا بندوبست کرنے کی غرض سے ورکنگ گروپ روانہ کر دیے ہیں۔ چیانگسو کی سیانگ کاؤنٹی میں بخار اور درد میں کمی لانے والی ادویات تیار کرنے کے لیے ایک انٹرپرائز پوری طرح سے مصروف عمل ہے۔ انٹرپرائز کے پروڈکشن ڈائریکٹر لیو لیانگ چاؤ کے مطابق پہلے ان کا ادارہ یومیہ 5 لاکھ گولیاں تیار کرتا تھا، لیکن اب یہاں 24 گھنٹے کام جاری رہتا ہے جس کی بدولت پیداواری صلاحیت 10 لاکھ گولیوں تک پہنچ گئی ہے۔ چین کے شمالی صوبہ ہیپئی نے دوا سازی کے انتظام کے لیے ورکنگ گروپس بھی تشکیل دیے ہیں اور پیداواری صلاحیت میں اضافے کی غرض سے کاروباری اداروں کے لیے گرین چینلز قائم کیے ہیں تاکہ کھانسی اور بخار سے نجات دلانے والی اور اینٹی وائرل ادویہ کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ چائنا میڈیا گروپ نے اندرون اور بیرون ملک ناظرین کو ملک کی ترقی بارے خبروں سے آگاہ رکھا۔ چائنا میڈیا گروپ سے رواں برس نشر ہونے والی اہم ترین مقامی کاروباری خبروں کی فہرست جاری کر دی گئی۔ چائنا میڈیا گروپ کی جانب سے 25 دسمبر کو اہم ترین مقامی کاروباری خبروں کی فہرست جاری کی گئی ہے۔ فہرست کے مطابق سی پی سی کی 20ویں قومی کانگریس کامیابی کے ساتھ منعقد کی گئی جس کے تحت چین نے ایک جدید سوشلسٹ ملک کی تعمیر کی جانب ایک نئے سفر کا آغاز کیا۔ اس کے علاوہ چین نے وبائی امراض کے رد عمل اور سماجی اقتصادی ترقی کو مؤثر انداز سے مربوط کیا جس کی بدولت ملک کی اقتصادی پیداوار سن 2022 میں 1200 کھرب یوان یعنی تقریباً 171 کھرب امریکی ڈالر سے تجاوز کرنے کی توقع ہے۔ دوسری جانب بیجنگ سرمائی اولمپکس نے ریکارڈ توڑ عالمی ناظرین کو اپنی جانب متوجہ کیا جس نے چین میں برف سے متعلق معیشت کی تیز رفتار ترقی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ رواں سال چین میں مسلسل 8ویں سال اناج کی پیداوار 650 ارب کلو گرام سے تجاوز کر گئی جس نے غذائی تحفظ کو محفوظ بنانے کی ٹھوس بنیاد رکھی ہے۔ چین میں توانائی کی پیداوار نے اس کی اقتصادی اور سماجی ترقی میں بھرپور ساتھ دیا ہے۔ چین میں کوئلے کی پیداوار ریکارڈ بلندی تک پہنچ گئی جبکہ خام تیل کی سالانہ پیداوار 20 کروڑ ٹن سے تجاوز کرنے کی توقع ہے اور قابل تجدید توانائی کی نصب شدہ صلاحیت میں مزید اضافہ جاری ہے۔ چائنا ایسٹرن ایئر لائنز نے اپنے پہلے سے 919 طیارے کے لیے 100 گھنٹے کی آزمائشی پرواز کا آغاز کر دیا تاکہ طیارے کی حفاظت کی توثیق اور تصدیق کی جا سکے۔ کمپنی آئندہ سال موسم بہار میں طیارے کے تجارتی آغاز کی خواہش مند ہے۔ چائنا ایسٹرن ایئر لائنر نے 26 دسمبر کو اپنے پہلے C919 طیارے کے لیے 100 گھنٹے کی آزمائشی پرواز کا آغاز کیا تاکہ طیارے کی حفاظت کی توثیق اور تصدیق کی جا سکے۔ اس سرگرمی سے آئندہ سال موسم بہار میں طیارے کے تجارتی آغاز کی راہ ہموار ہوگی۔ آزمائشی پرواز مکمل کرنے کے بعد فضائی کمپنی C919 طیارے کی کمرشل سرگرمیوں کے لیے حتمی منظوری حاصل کرنے کی غرض سے سول ایویشن ایڈمنسٹریشن آف چائنا کو درخواست دے گی۔ چین کا پہلا مقامی مسافر جیٹ C919 جسے کمرشل ایئر کرافٹ کارپوریشن آف چائنا نے تیار کیا ہے 9 دسمبر کو شنگھائی کے ایک ہوائی اڈے پر منعقدہ تقریب کے دوران چائنا ایسٹرن ایئر لائنز کے حوالے کیا گیا۔ فضائی کمپنی نے توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ 2 سال تک اسے بقیہ 4 طیارے بھی فراہم کر دیے جائیں گے۔ چائنا ایسٹرن ایئر لائنز نے C919 فلائٹ ڈپارٹمنٹ قائم کیا ہے جس میں C919 کے لیے تجربے کار پائلٹس کی 24 رکنی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ صوبہ سیچوان کے دارالحکومت چنگتو میں پوشنگ بلٹ ٹرین کے متعدد نئے ماڈلز کا افتتاح کر دیا گیا۔ یہ ٹرین الیکٹرک آرم ریسٹ، سٹوریج اسٹیشن جیسی جدید ترین سہولتوں اور آرام دہ سیٹوں سے مزین ہے۔
चीन के जनूब मगरबी सूबा सिचुआन के दारुल हुकूमत चांगतू में 24 दिसंबर को फूशिंग बुलेट ट्रेन CR200J के मुतादिद नए मॉडल्स का अवामी इफ्तिताह कर दिया गया, जिनमें नए रंगों और हाईटेक कैरेज डिज़ाइन की खुसूसियात शामिल हैं। चीन की जानिब से डिज़ाइन और तैयार करदा हाईटेक रेलवे आलात में से ट्रेन CR200J का नया मॉडल 24 दिसंबर से नए चांगतू खोनमेंग रेलवे लाइन पर फाल हो चुका है, जो कि जनूब मगरबी चीन में चांगतू और सूबा यूनान के दारुल हुकूमत खोनमेंग को बाहम मुंसलिक करती है। नई फूशिंग CR200J बुलेट ट्रेन, जो सुर्ख, सफ़ेद, सब्ज और सुरमई पैटर्न से पेंट की गई है, एक बड़ी रेलगाड़ी और मुसाफिरों के लिए मुख्तलिफ खिदमात और अफ़ाल जैसा कि इलेक्ट्रिक आर्म रेस्ट, स्टोरेज स्टेशन, स्मार्ट इंटरैक्टिव टर्मिनल्स और दीगर सहूलियात से आरास्ता है। चाइना रेलवे चांगतू ब्यूरो में चांगतू रोलिंग स्टॉक सेक्शन के मुताबिक इस बुलेट ट्रेन का कैरेज फिश बोन बैग बिजनेस सीटों से मुज़य्यन है। गाड़ियों की तैयारी चीन ने मुतअद्दिद ममालिक के साथ AEO स्टेटस पर बाहमी शनाख्त के मुआहदे किए हैं, जिसकी वजह से चीनी इदारे ज़्यादा मौसर कस्टम क्लियरेंस और मुआयने से फ़ायदा उठाने के अहल हो चुके हैं। चीन के मशरकी सूबा चियांगशी में गाड़ियां तैयार करने वाले इदारे अब अपने मजाज इकोनॉमिक ऑपरेटर सर्टिफिकेशन के तहत मुतारिफ करवाई गई ज्यादा मौसर कस्टम क्लियरेंस और मुआयने से फायदा उठाने के अहल हो चुके हैं, क्योंकि बेशतर ममालिक ने चीन के साथ AEO स्टेटस पर बाहमी शनाख्त के मुआहदों पर दस्तखत कर दिए हैं। सूबे की एक बंदरगाह पर चियांगशी में मकामी तौर पर तैयार करदा नई कारों की एक खेप सरहद पार चीन रूस माल बरदार ट्रेन ट्रांसपोर्ट सर्विस के जरिए रूस भेजने के लिए कस्टम क्लियरेंस का मुंतजिर है। चांगलिंग मोटर्स कॉरपोरेशन ग्रुप के अमले के एक रुकन का कहना है कि ये मॉडल मशरिक़ वस्ता में इंतहाई मकबूल है और इदारा गुज़श्ता माह के दौरान इसके तकरीबन 3000 यूनिट्स बरामद कर चुका है। JMCG, जिसका सदर दफ्तर सूबाई दारुल हुकूमत नानछांग में वाक़ है, शहरी गाड़ियाँ, हल्के वजन के हामिल ट्रक और छोटी बसेस तैयार करने में महारत रखता है। ये AEO सर्टिफिकेशन हासिल करने वाले सूबे के अव्वलीन इदारों में से एक है, जो आलमी कस्टम क्रेडिट सर्टिफिकेशन की आला तरीन सतह है। चीनी बिजनेसमैन अमेरिका, शिमाली अमेरिका, यूरोप के साथ तिजारती मुआहदे कर रहे हैं, जिसकी वजह चीन की हुकूमत की बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसियां हैं, जिसकी बदौलत कारोबारी सरगर्मियों को फरोग मिल रहा है। मशरक़ी चीन में गैर मुल्की तिजारत के पावर हाउस सूबा चेचियांग में एंटरप्राइज बैरून मुल्क से बर वक्त ऑर्डर मुकम्मल करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हाल ही में चेचियांग और चांगसू सूबों में तिजारत पर मबनी कारोबारी इदारों के नुमाइंदों ने कारोबारी ऑर्डर्स में इजाफे और मार्केट्स में वसअत के लिए चार्टर परवाजों के जरिए बैरून मुल्क कारोबारी दौरे किए हैं। सूबा चेचियांग में हांगचो शहर के जिला शाओशान में वाक़ एक प्लांट में कपड़ा साजी के लिए पैदावारी साजो सामान के 50 से ज्यादा सेट दोबारा तैयार किए गए हैं, जिनकी यौमिया पैदावारी सलाहियत 10 टन तक पहुंच गई है, ताकि 35 लाख अमरीकी डॉलर मालियत के ऑर्डर्स को मुकम्मल किया जा सके, जो प्लांट को बैरून मुल्क से मौसूल हुए हैं। गैर मुल्की तिजारत के कारोबार में फैब्रिक डिपार्टमेंट के मैनेजर साई चिंग च्वान का कहना है कि उन्होंने अमरीका, शुमाली अमरीका और यूरोप के हालिया दौरे के बाद मस्बत नताइज हासिल किए हैं। चेचियांग के शहर थाईचौ में शॉक ऑब्जर्वर तैयार करने वाली सनत ने गुज़श्ता माह एक बैनुल-अक़वामी मेले में 80 लाख अमरीकी डॉलर का ऑर्डर हासिल किया। इसके बाद से एंटरप्राइज की तमाम वर्कशॉप्स जोर शोर के साथ मसरूफ अमल हैं। कोरोना पाबंदियों में नरमी के बाद हुकूमत ने कई मुआवन सयाहती पॉलिसियां मुतारिफ कराई, जिसकी वजह से सूबा हनान के शहर खाईफंग में सयाहों की आमदोरफ्त बढ़ गई है। चीन के वस्ती सूबा हन्नान के शहर खाईफंग में मुख्तलिफ कुदरती मकामात पर सकाफती और सयाहती सनत की तरक्की को फरोग देने के लिए मुतादिद मुआवन पॉलिसीज मुतारिफ करवाई गई हैं, जिनकी बदौलत यहाँ सयाहों की तादाद में नुमाया इजाफा देखने में आया है। रवा माह के आगाज में कोविड-19 की पाबंदियों में नरमी के बाद जिनमें न्यूक्लिक एसिड टेस्ट के नताइज के एंट्री चेक की मनसूखी, चीन के 8 कदीम दारुल हुकूमतों में से एक खाईफंग में चंद मशहूर कुदरती मकामात पर 24 दिसंबर को मुफ्त या निस्फ कीमत पर टिकट्स की पेशकश का आगाज कर दिया है। इन दिनों सयाह जौक दर जौक सैर व तफरीह के लिए निकल रहे हैं और मौसम सरमा के सफर की मुसर्रतों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। शुगर फिगर ब्लोइंग जैसे लोक फनून की बहुत सी शक्लें पेश करने के अलावा खाईफंग के कुदरती मकामात ने लाइव एक्शन परफॉर्मेंस की एक रेंज तैयार की है। लोक फन और रसूम व रवाज के भरपूर सकाफती माहौल में भरपूर अंदाज से रचे हुए कुदरती इलाके सयाहों को कदीम तर्ज जिंदगी का तजुर्बा हासिल करने का मौका फराहम कर रहे हैं।
چینی لوگ سیر و سیاحت کے دلدادہ ہیں، انہیں اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنا پسند ہے، اسی لیے سالانہ فیملی ری یونین ڈنر اسپرنگ فیسٹیول کے لیے شہریوں کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ یہ سالانہ تہوار ہر سال 21 جنوری کو منایا جاتا ہے۔ اسپرنگ فیسٹیول فیملی ری یونین ڈنر کے لیے بکنگ کی سرگرمیاں چین کے مشرقی صوبہ چیانگسو کے متعدد شہروں میں تیزی سے جاری ہیں۔ فیملی ری یونین ڈنر اسپرنگ فیسٹیول سے ایک روز پہلے منایا جاتا ہے، جو آئندہ سال 21 جنوری کو آئے گا۔ یہ روایت چین میں نسلوں سے چلی آ رہی ہے۔ ووشی شہر کے ریسٹورانٹس کی جانب سے رواں سال کی دوسری ششماہی سے چینی نئے قمری سال کی شام کے کھانے کے لیے بکنگ کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ اس عظیم الشان تہوار کی آمد میں تقریباً ایک مہینہ باقی ہے اور شہر کے بیشتر ریسٹورنٹس کے نجی ڈائننگ رومز بک ہو چکے ہیں۔ رواں سال ہوٹل کی تیسری منزل پر موجود کمروں کو 15 کھانے کے کمروں میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جو تقریباً مکمل طور پر بک ہو چکے ہیں۔ لابی میں صرف 20 کے قریب میز تاحال بک نہیں کیے گئے۔ یان چھنگ شہر کے چند ریسٹورنٹس میں نئے سال کے فیملی ری یونین ڈنر کی بکنگ 80% سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ زیادہ تر نجی کمروں کی بکنگ ختم کر دی گئی ہے۔ شمال مغربی سنکیونگ ویغور خود اختیار علاقے میں سرد موسم کے دلکش نظارے، سحر انگیز مناظر نے مقامی لوگوں اور سیاحوں کو یکساں طور پر اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ کناس جھیل کے کنارے گول شکل کے پتھر برف کی کھمبیوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ چین کے شمال مغربی سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے میں سرد موسم نے قدرتی نظاروں کی ترتیب کو موسم سرما کے عجوبے میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہاں کے سحر انگیز مناظر نے بہت سارے مقامی لوگوں اور سیاحوں کو یکساں طور پر اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے۔ خطے کے آلتے پریفیکچر میں واقع کناس جھیل کے کنارے برف نے پانی کی سطح پر گول شکل کے پتھروں کو ڈھانپ لیا ہے، جس سے وہ برف کی کھمبیوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ درجہ حرارت میں تیزی سے کمی کی وجہ سے اس غیر منجمد جھیل کے اوپر آبی بخارات کا ایک بہت بڑا بادل بن چکا ہے۔ کوانگتونگ کے ایک سیاح چانگ شنگ چھیل کے مطابق اس برفانی کھمبی کو دیکھ کر انہیں پانی میں ابلتے ہوئے چاولوں کی گیندیں یاد آتی ہیں۔ یہاں سے بھاپ اٹھ رہی ہے جو بہت ہی حیرت انگیز محسوس ہوتی ہے۔ یہ بھی قدرت کی ایک غیر معمولی تخلیق ہے جسے بہت سے لوگوں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ درجہ حرارت میں تیزی سے کمی سے کناس جھیل کے قدرتی مظاہر سے بھرپور حصے میں ہر طرف درختوں پر کوہر کے خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں، جو سیاحوں کے لیے ایک اور دلکش مقام ہے۔ چین کے زرعی شعبے میں جدید مشینری اور ڈیجیٹل ایپلیکیشنز کا استعمال خاطر خواہ حد تک بڑھ چکا ہے۔ چینی نشریاتی ادارے CGTN نے ایک کارٹون جاری کیا ہے جس میں چین کے غذائی تحفظ اور زرعی طاقت میں اضافے کے لیے درپیش چیلنجز کا تعارف کرایا گیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ چینی نشریاتی ادارے CGTN نے حال ہی میں ایک کارٹون جاری کیا ہے جس میں چین کی غذائی تحفظ اور زرعی ترقی کی صورتحال اور ملک کو اپنی زرعی طاقت میں اضافے کے لیے درپیش چیلنجز کا تعارف کروایا گیا ہے۔ جیسا کہ اینیمیشن سے دکھایا گیا ہے، چین میں زراعت پر زور دینے کی روایت 1000 سال قدیم ہے۔ اقوام متحدہ کی تنظیم برائے غذا اور زراعت کے مطابق چین 1983 سے زرعی پیداوار کی مقدار اور معیار کے اعتبار سے دنیا میں سر فہرست ہے۔ FAO کی تازہ ترین پیشگوئی میں کہا گیا ہے کہ 2021 کے دوران عالمی سطح پر اناج کی تخمینہ شدہ پیداوار 2.768 ارب ٹن مقرر کی گئی ہے۔ 2021 میں 63 کروڑ ٹن کے ساتھ چین اناج کی عالمی پیداوار میں مجموعی طور پر 22% اور دنیا بھر میں پہلے نمبر پر رہا۔ چین میں اناج کی فیکس ملکیت 447 کلو گرام ہے، جو گوشت، آبی مصنوعات، پھلوں اور سبزیوں کی فیکس ملکیت کے ساتھ عالمی اوسط سے کہیں زیادہ ہے۔ اینیمیشن میں واضح کیا گیا ہے کہ زراعت کے شعبے میں چین کی طاقت میں اضافے کے لیے مجموعی پیداوار میں خاطر خواہ اضافے کے علاوہ زرعی ترقی کے معیار کو ایک نئی سطح پر لانا بھی ضروری ہے۔ گزشتہ دہائی کے دوران ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے بڑے پیمانے پر استعمال کی وجہ سے زرعی پیداوار کے طریقوں میں بنیادی تبدیلی دیکھنے میں آئی، جس میں چینی حکومت کی جانب سے زرعی میکانائزیشن کا بھرپور فروغ بھی شامل ہے۔ مثال کے طور پر سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے میں، جو چین میں کپاس پیدا کرنے والا سب سے بڑا خطہ ہے، 2022
2019 کے دوران 25 لاکھ ہیکٹر سے زیادہ رقبے پر کپاس کاشت کی گئی، جس کی 80% سے زائد کٹائی کے لیے مشینی طریقہ استعمال کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 لاکھ ہیکٹر رقبے پر کپاس کی کٹائی مشینی طریقے سے کی جاتی ہے، جو 2012 میں 3,70,000 ہیکٹر کے مقابلے میں 10 سال کے مختصر عرصے کے دوران 5 گنا زائد ہو چکی ہے۔ آئندہ چند برسوں میں کپاس کی مشینی طریقے سے کٹائی کا حصہ 100% تک پہنچ جائے گا۔ کپاس کی کٹائی کے علاوہ کھیتوں میں فصل کی پیداوار کے عمل میں ڈرون کے ذریعے پودوں کا تحفظ دستی مزدوری کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ مؤثر ہے۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ بگ ڈیٹا کے تحت چلنے والے اسمارٹ پلانٹ کی کارکردگی میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جن کی بدولت افزائش کا وقت 10 سال سے کم ہو کر 5 سال یا اس سے بھی کم ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ زرعی پیداوار، سرگرمی، نظم و نسق اور تنظیم کے طریقہ کار سبھی اضافی جدیدیت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ چینی خصوصیات کی حامل جدید صنعت کاری، ڈیجیٹل اپلیکیشنز، شہری کاری اور زرعی جدیدیت کی بیک وقت ترقی کے ساتھ چین کا زرعی شعبہ چھوٹے رقبے پر پیداواری کے طریقہ کار سے جو ہزاروں سال سے جاری ہے، جدید زرعی پیداواری ماڈلز کی جانب منتقل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد زراعت میں چین کی طاقت میں اضافہ بھی سائنس، ٹیکنالوجی اور ہنر کی فراہمی میں کامیابیوں پر منحصر ہے۔ زرعی سائنس اور ٹیکنالوجی میں جدت لانے میں نوجوان زیادہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے ہی پیداواری صلاحیت میں اضافہ پائیدار بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ زراعت اور دیہی علاقوں میں مالیاتی سرمایہ کاری میں بتدریج اضافہ بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کھیتی باڑی کے بنیادی ڈھانچے کی تبدیلی اور جدیدیت، زرعی تحقیق و ترقی کی صلاحیت میں بہتری اور زرعی مشینری کی اپ گریڈنگ، سبھی شعبوں میں مسلسل سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ زراعت کے شعبے میں چین کی طاقت میں اضافے کے لیے بین الاقوامی نقطہ نظر کے ساتھ وسیع اور گہرے کھلے پن کی ضرورت ہے، جبکہ جینیاتی مواد کے وسائل اور زرعی سائنس و ٹیکنالوجی کی اختراع دونوں کو خاص طور پر قواعد و ضوابط کی ادارہ جاتی سطح پر زیادہ کھلی منڈی کی ضرورت ہے۔ زراعت کسی بھی ملک کے معاشی اور سماجی استحکام کی بنیاد ہے۔ کارٹون کے مطابق دنیا کو چونکہ خوراک کے شدید بحران کا سامنا ہے، اس لیے چین کی جانب سے اپنی زرعی طاقت کو مضبوط بنانے اور خوراک کی فراہمی یقینی بنانے کی کوششیں نہ صرف چین بلکہ پوری دنیا کے لیے بھی اہم ہیں۔ چین کی پہلی 1500 میٹر گہرے پانی کی خودکار گیس فیلڈ پر ڈرلنگ کا کام جاری ہے۔ ماہرین کے مطابق گہرے سمندر نمبر 1 میں گیس کے 100 ارب کیوبک میٹر سے زیادہ تصدیق شدہ ذخیرے موجود ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ چین کی پہلی 1500 میٹر گہرے پانی کی خودکار گیس فیلڈ کے انجینئرز، جو چین کے گہرے پانی میں تیل اور گیس کی ترقی میں نئی پیش رفت کی نشاندہی کرتی ہے، گہرے سمندر نمبر 1 کے دوسرے مرحلے کے لیے ڈرلنگ آپریشنز کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ گہرے سمندر نمبر 1 کو آزادانہ طور پر چائنا نیشنل آف شور آئل کارپوریشن لمیٹڈ نے تیار کیا تھا، جو چین میں آف شور تیل اور گیس پیدا کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ یہ سرگرمیاں جنوبی چین کے جزیرے ہائنان کے شہر سانیا سے 200 کلومیٹر دور گہرے سمندر میں سر انجام دی جائیں گی۔ انجینئرز کو پہلی بار اس ٹیکنالوجی کے استعمال میں بہت سی رکاوٹوں کا سامنا رہا۔ جیٹنگ آپریشن مکمل کرنے کے لیے PDC بٹس کا استعمال ایک بڑی تبدیلی تھی، جبکہ اس سے قبل اندرون یا بیرون ملک کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکی۔ انجینئرز کام کی رفتار بڑھانے اور کارکردگی بہتر بنانے کی کوشش میں مصروف رہے، لیکن اس میں حوصلہ افزا کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ چیانگ نے ٹیم کی قیادت کرتے ہوئے درجنوں ٹیسٹ کروائے، لیکن وہ متوقع نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ جب ٹیسٹ کا سلسلہ تھم گیا تو چائنا نیشنل آف شور آئل کارپوریشن لمیٹڈ نے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی 20ویں قومی کانگریس کی رپورٹ میں شامل کلیدی شعبوں میں بنیادی ٹیکنالوجیز میں پیش رفت کے بیانات کی سیریز کا مطالعہ کرنے کے لیے آن لائن اور آف لائن سیشنز کا اہتمام کیا، تاکہ کامیابی کے حصول کے لیے اصل اور اہم سائنسی اور تکنیکی تحقیق میں پیش رفت ممکن بنائی جا سکے۔ مقامی سطح پر گہرے پانی کے زیر زمین کرسمس ٹری کی تحقیقی ٹیم کے رکن چانگ چونگ کے مطابق ملکی سمندری ساز و سامان کی تحقیق اور ترقی کے 16 دیگر مینوفیکچرنگ اداروں اور تحقیقی اداروں جیسا کہ چھونگ چھنگ چیان وی ٹیکنالوجیز گروپ کمپنی لمیٹڈ، چائنا یونیورسٹی آف پیٹرولیم اور ہارپن انجینئرنگ یونیورسٹی کے تعاون سے ادارے نے کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے اصل تکنیکی تحقیق کا آغاز کیا۔ انوویشن کنسورشیم کا فوری کام PDC بٹس کے ذریعے جیٹنگ آپریشنز کے مسئلے کو حل کرنا تھا۔ محققین نے اسکیم کو مسلسل بہتر بنانے اور 24 گھنٹے کام کرنے والی صف اول کی آپریشن ٹیم کے ساتھ اور سینکڑوں اقسام کے علاماتی ٹیسٹ کے بعد آخر کار انہوں نے کامیابی حاصل کرتے
करते हुए जेटिंग के मसले को हल कर लिया। चियांग के मुताबिक सिंगल कुएं के लिए मैकेनिकल ड्रिलिंग की रफ्तार में 50% से ज्यादा इजाफा हो चुका है। तेल और गैस की तलाश और तरक्की की टेक्नोलॉजीज में जदीद पेशरफ्त की तलाश के दौरान CNOOC ने कार्बन के इखराज में कमी और मनफी कार्बन टेक्नोलॉजीज की तहकीक और तरक्की के फरोग के लिए भी इकदाम उठाए, जबकि CPC की 20वीं कौमी कांग्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक तवानाई की तंजीम नौ की जरूरियात के तहत नई तवानाई और नई सनतों को फरोग देने की कोशिशों को भी तेज किया है। चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन वांग तुंगचिन के मुताबिक CPC की 20वीं कौमी कांग्रेस की रिपोर्ट में तजवीज पेश की गई है कि चीन की तवानाई और वसाइल की अताह की बुनियाद पर पुराने तरीकाकार तर्क करने से पहले जिद्दत के उसूल के मुताबिक मनसूबा बंदी और मरहलावार तरीके से कार्बन के इखराज की इंतहा तक पहुँचने के लिए इकदाम का सिलसिला जारी रखा जाए। CNOOC कौमी सतह पर तेल और गैस की बुनियादी फराहमी को मुस्तहकम करेगा, माहौल दोस्त तब्दीली को गैर मुतसलसल तौर पर तेज करेगा और ऑफशोर खाम तेल की फराहमी के तनासुब को कौमी खाम तेल की मजमूई मिकदार की निस्बत तकरीबन 30% तक इजाफे की कोशिश करेगा या 2025 तक कौमी सतह पर खाम तेल के 60% से ज्यादा हुसूल तक पहुँच जाएगा। साल 2014 में दरियाफ्त किए गए गहरे समंदर नंबर 1 में गैस का 100 अरब क्यूबिक मीटर से ज्यादा तस्दीक शुदा जखीरा मौजूद है, जिसमें पानी की ज्यादा से ज्यादा गहराई 1500 मीटर से ज्यादा है और कुएं की ज्यादा से ज्यादा गहराई 4000 मीटर से जायद है, जो अब तक चीन में आजादाना तौर पर दरियाफ्त होने वाला सबसे गहरा ऑफशोर अल्ट्रा डीप वाटर गैस फील्ड है, जबकि इसकी तलाश और सरगर्मियों में पेशरफ्त सबसे ज्यादा मुश्किल है। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। गवादर यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात का इस्लामाबाद का मुतालियाती दौरे का एहतमाम पाकिस्तान में चीनी सिफारत खाने ने किया था। तलबा और तालिबात को पाक चीन ताल्लुकात CPEC बारे आगाही दी गई। वफ़द के अरकान को इस्लामाबाद में मुख्तलिफ चीनी कंपनियों के नुमाइंदगान से भी मिलवाया गया। ये रिपोर्ट देखिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ सोहराबी है और मैं ग्वादर यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मुस्तकबिल में मुझे यकीन है कि मैं न सिर्फ अपने खानदान बल्कि ग्वादर और पूरे बलूचिस्तान का नाम रोशन करूँगा। हाल ही में मुझे अपनी ज़िंदगी का पहला मौका मिला चीनी सफारतखाने की दावत पर ग्वादर के तलबा की जानिब से इस्लामाबाद जाने का। मैं अपने स्टूडेंटों के साथ इस्लामाबाद विजिट करने को पहली दफ़ा आ रहा हूँ। इस्लामाबाद के बारे में मेरा पहला तासुर मुनज़्ज़म, बड़ा और साफ है। मैं कल के दौरे का बेहद मुंतज़र हूँ। हम चाइनीज़ एम्बेसी भी गए और ये एक हैरान कुन बात है हमारे लिए कि चाइनीज़ फ्लूट उर्दू में भी बात करते हैं। यह बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए और इस एक्सपीरियंस को देख के हम बहुत खुश हुए। चूँकि चाइनीज़ ने हमें प्रेजेंटेशन भी दी तो वो प्रेजेंटेशन उर्दू लैंग्वेज में हमें CPEC के बारे में बहुत सारी मालूमात दी। मेरे ख्याल में हुक्काम से मुलाकात के बरक्स हम दोस्तों की तरह चीनी सफारतखाने के एहलकारों के साथ एक दायरे में बैठ गए। मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि हकीकी बलूच कैसा है और बलूच कौम के तौर पर हम कैसा मुस्तकबिल चाहते हैं। हम बलूच अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, हमें एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद है और हम उम्मीद करते हैं कि चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी वाकई हमारी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकती है। चीनी सफारतखानों के एहलकारों ने हमसे शेयर किए गए हर वाक़े का मोहतात अंदाज में नोटिस लिया। उनकी ख्वाहिश भी हमारे जैसा है ताहम हर कोई तरक्की के समरात से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। मैं वाकई में उनकी संजीदगी और अमली रवैये की तारीफ करता हूँ। हाय, आज हम अपने चाइनीज़ दोस्तों से मिले और चाइनीज़ दोस्त बड़े सॉफ्ट हार्टेड और काइंडली पर्सन हैं। थैंक यू।
अगले चंद दिनों में हमने मुख्तलिफ यूनिट का दौरा किया। इनमें से जिसने मुझ पर गहरा असर छोड़ा वो जोंग कंपनी था। आपको यकीन नहीं आएगा कि ऐसा कोई चीनी कंपनी होगा और उसका सारा मुनाफा चीन वापस नहीं लिया जाएगा, बल्कि पाकिस्तान में हम वतनियों की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आपको यकीन नहीं होगा कि ऐसा चीनी कंपनी है जो हमें मौसलाती खिदमत फराहम करता है और यहाँ तक के मुलाजमतों, तालीम और तिब्बी देखभाल के मौके फराहम करता है। आई एम द यूजर ऑफ जोंग, मैं जोंग यूज करता हूँ और इट्स द बेस्ट नेटवर्क। और आज हम आए इस्लामाबाद जोंग के ऑफिस में और यहाँ आके मुझे मालूम हुआ कि जोंग ना के पास एक टेलीकॉम कंपनी है, बल्कि ये कुवैत के वक्त और एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा मदद करती है। और आपको मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि जोंग अपने ऑल प्रॉफिट्स इन्वेस्ट करती है लोगों के हेल्थ और एजुकेशन में। यहाँ आके मुझे एक चीज़ मालूम है, इट्स मोर देन अ टेलीकॉम कंपनी। थैंक यू। हम मुख्तलिफ जगहों पर गए। चीन पाकिस्तान के इक्तिसादी राहदारी के अमले ने हमारे साथ राहदारी के पेशरफ्त शेयर की। कभी मैं मुतवज्जा हुआ, कभी हैरान। इस सफ़र के लिए बहुत शुक्रिया। मैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बेहतर तौर पर समझता हूँ और जानता हूँ कि असल हकीकत क्या है। आखिरकार हम FM 98 पर आ गए। यहाँ मुल्क भर के सामईन और नाजरीन को गुज़िश्ता चंद दिनों का तज्ज़िया सुनाया जाता है। हमने हमेशा विन विन सिचुएशन के बारे में सुना है, जिसका मतलब दोनों तरफ का फायदा। मैं ये समझता हूँ कि चाइना एक हद तक इसमें कामयाब हो चुका है। मैं सिर्फ इसके बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि इसके मिसाल हमारे बलोचों में पाए जाते हैं। बेशक हमें सब्र और मेहनत करना चाहिए। जैसे कि रूमियों का मशहूर कौल है कि रूम एक दिन में नहीं बना, वैसा ही हाल हमारे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। यॉर्क तिब्बत में पाई जाने वाली गाय की बहुत से अक़साम में से एक है। दुनिया में मौजूद 16 मिलियन में से 15 मिलियन से ज़ायद यॉर्क चीन में मौजूद है। यॉर्क का गोश्त आला ग़िज़ाइयत और इसका दूध कैल्शियम से भरपूर होता है। यॉर्क पालना तिब्बत में तरक्की याफ्ता मुनाफा बख्श सनत है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं। तिब्बती माशरे में गाय एक बहुत अहम मकाम रखती है। आज हम एक साथ तिब्बती गाय की दुनिया में ताहिर होते हैं। तिब्बत में गाय की मुख्तलिफ इक़साम है और याक इसी खानदान में शामिल है और तिब्बत की एक महरूस इलामत है। याक एक ऐसी मखलूक जो इस दुनिया में तकरीबन 20 लाख साल से ज़्यादा अरसे से मौजूद है। ये मखलूक तिब्बती लोगों की ज़िंदगी में एक नाकाबिले दिलाफी किरदार अदा करती है। दुनिया भर में तकरीबन 16 मिलियन याक हैं, जिनमें 15 मिलियन से ज़्यादा चीन में रहते हैं। इनमें से ज़्यादातर तिब्बत और छिंगहाई जैसे सतह मरतफा के इलाकों में रहते हैं। याक का बुरा जिस्म ही करामत है। याक का गोश्त आला ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है। याक के जमड़े को स्कार्फ, कपड़ों, कालीन पहनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है,
जो बहुत नरम होता है और सर्द मौसम में खुद को गर्म रखने के लिए बहुत अच्छा होता है। याक का दूध कैल्शियम से भरपूर होता है। याक की अफजाइश तिब्बत में एक तरक्की याफ्ता बड़ी सनद है। इस वक्त मैं तिब्बत की तांगशोंग काउंटी में मौजूद हूँ, जो याक की अफजाइश के लिए पूरे चीन में मशहूर है। तांगशोंग काउंटी में याक की अफजाइश की सनत का एक बहुत ही पायदार सिलसिला तश्कील दिया गया है, जो मकामी किसानों को अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद देता है। 2017 के आगाज से मकामी हुकूमत ने जरवाहों को गाय के शहद बनाने और अफजाइश की मयारी तकनीक सिखाने में मदद करने के लिए सरमायाकारी की है। लोग याक की अफजाइश की मदद से अमीर हो गए हैं। तांगशोंग काउंटी में हर याक को एक शनाख्ती कार्ड मिला हुआ है। याक की उम्र और सेहत जैसी मालूमात को काउंटी लाइव स्टॉक इंफॉर्मेशन डेटाबेस में हकीकी वक्त में मुंतकिल किया जाता है, जिससे दुरुस्त कंट्रोल को मुमकिन बनाया जाता है। तिब्बत में बुनियादी तनसीबात की तरक्की के साथ याक स्टीक और ताज़ा गोश्त को ई-कमर्शियल प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे चीन में आसानी से फरोख्त किया जा सकता है, और याक के गोश्त से बनने वाले मुख्तलिफ खाने भी बड़े पैमाने पर पसंद किए जाते हैं। मकामी लोगों ने मालूमाती और जदीद मार्केटिंग के तरीकों के जरिए ऑनलाइन और ऑफलाइन समेत दिन जहती सेल्स मॉडल कायम किया और 3 मिलियन yuan से ज़्यादा की सरमायाकारी से 10 से ज़्यादा फूड फ्लेवरिंग एजेंट्स की तहकीक की, जैसे याक बोर्न सिल्वर जूस और MSG वगैरह। याक ऊन के स्कार्फ, गबरे और दोबियां भी पूरे मुल्क में फरोख्त होती है। तांगशोंग काउंटी में याक की मसनूआत ज़्यादा होती जा रही है और मसनूआत की कीमत में बदतरीज इजाफा भी हो रहा है। तांगशोंग याक के बिजनेस कार्ड से भी बहुत ज़्यादा लोग मानूस हो चुके हैं। ये याक मकामी लोगों को ज़्यादा आमदनी दे रहे हैं। तिब्बत के इसी गांव में मुझे एक बहुत दिलचस्प चीज देखने को मिली है। तकरीबन हर घर के दीवारों पर उबरे धब्बे हुए थे। तिब्बत में गाय के गोबर के हवाले से लोगों के पास इसके नाबाग होने का कोई तस्वीर नहीं है, बल्कि वो ये भी समझते हैं कि ये बहुत खुशकिस्मती की इलामत है। इसलिए बहुत से खानदान उसे सहीन की दीवारों, मवेशियों के बारों और यहाँ तक के छत की सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। गाय का पूरा जिस्म ही खजाना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका गोबर भी खजाना है? तिब्बती लोगों की नज़र में गाय का गोबर बहुत कीमती है और इसके बहुत से इस्तेमाल हैं।
गाय के गोबर का एक बहुत अहम इस्तेमाल बतौर ईंधन है। दर हकीकत तिब्बत में गाय का गोबर हजारों साल से ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। सतह मरतफा पर बहुत कम नबातात हैं। गाय के गोबर का ईंधन न सिर्फ आसानी से मैसर होता है बल्कि लकड़ी की बचत और लातादाद दरख्तों की जिंदगी की हिफाजत भी करता है। इसलिए उसे माहौल दोस्त और तवानाई की बचत वाला ईंधन भी कहा जा सकता है। घर की दीवारों, छतों और लोगों को सख्त मौसमों में बचाने से लेकर रोजमर्रा इस्तेमाल के ईंधन तक गाय के गोबर के इस छोटे से टुकड़े का बहुत से लोगों के लिए कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन तिब्बत के रहने वालों के लिए ये एक इंसान दोस्त रवायत, घर की खुशकिस्मती, इनकी जिंदगी और अकीदे का एक नागुज़ेर हिस्सा है। तिब्बत में गाय का इस्तेमाल हर जगह देखा जा सकता है। गाय को मकामी लोगों की जिंदगी के तमाम पहलुओं में जम कर दिया गया है। मज़ेदार बीफ जर्गी, तिब्बत के मफरेद यहाँ के हॉटपॉट, मक्खन की चाय और दूध के टुकड़े, गाय के खाल से बने गंबल, चमड़े के जूते, गाय के गोबर का ईंधन, यानी तिब्बत में इंसानी जिंदगी और गाय लाज़मी मुलज़ूम है। सतह मरतफा पर रहने वाली सख्त जंग गाय पुरसुकून, पुरअज़्म और बहादुर है, बिल्कुल तिब्बती लोगों की तरह। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मजीद तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।